हाय गाइस, आई एम हितेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का ईवीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 22, दैट इज़ ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? वो है ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि किसी भी चीज़ का बढ़ना, हमारी उम्र, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम भी बड़े होते जाते हैं। ओके, हमारे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। ओके, तो फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब हमारे बॉडी में चेंजेस, हमारे बॉडी के हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है ये पैराग्राफ। ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ग्रो फिजिकली। हर कोई भी क्रिएचर, कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जीव खाता है या खाना खाता है या पानी पीता है या कुछ भी, तो वो बॉडी फिजिकली वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है। ओके, अभी आप प्लांट्स को पानी देंगे तो वो बढ़ेंगे। वो फिजिकली बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें पानी दिया। उसी तरह हमने अपने आप को खाना दिया तो हम बढ़ते हैं। ओके, सिमिलरली वी टू ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। इसी तरह हम भी बढ़ते हैं हाइट और वेट में, लंबाई में और वज़न में, अपने बर्थ, जन्म से लेके बड़े होने तक। ओके, you will see this also from the information that your friends enter about themselves. Some of them will be more than you in height or weight while some will be less. आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो दोस्त होंगे, जो कि आपके उम्र के ही होंगे, आपके एज के ही होंगे, आपके जितने ही होंगे, वो आपसे ज़्यादा हाइटेड या फिर वेट में होंगे, या फिर कोई आपसे हाइट में या वेट में कम होगा। बट दे विल ऑल हैव गेन्ड इन हाइट एंड वेट सिंस दे वर इन स्टैंडर्ड 1 और 2। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 18 years आर द ग्रोइंग ईयर्स फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन जब उन्होंने वो गेन करेंगे, हाइट और वेट पकड़ेंगे, बढ़ेंगे आगे, जब वो स्टैंडर्ड 1 में और स्टैंडर्ड 1 और 2 में थे। इसका मतलब हुआ कि वो लोग, अभी आपसे ज़्यादा हाइट या वेट में कोई होगा आपका फ्रेंड, या फिर हाइट और वेट में कम होगा, लेकिन उनमें डिफरेंस आया है जब वो 1 और 2 में थे। वैसे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उससे थोड़ा ग्रो किया है ना। 1 और 2 स्टैंडर्ड जितने नहीं हैं, वो आपसे कम हाइट या वेट में है, लेकिन 1 और 2 बच्चे जितने नहीं हैं, वो थोड़ा उन्होंने हाइट या वेट गेन किया है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि 18 ईयर्स जो होता है, 18 ईयर जो हमारा एज होता है, वो ग्रोइंग ईयर होता है। उसमें हम बढ़ते हैं। सारे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो बढ़ने का एज है। वो एज में सभी लड़के और लड़कियां ग्रो करते हैं। ओके, स्किल्स एंड एफिशिएंसी। स्मॉल बेबीज़ कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। छोटे बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, वो खुद से
कुछ भी नहीं कर सकते. इफ़ दे नीड समथिंग दे कैन ओनली क्राई एंड बीट अबाउट विद देयर लेग्स एंड आर्म्स. अगर उन्हें कुछ चाहिए रहता है तो वो सिर्फ रो सकते हैं और वो हाथ और पैर वो इधर उधर ऐसे बीट कर सकते हैं. मतलब इधर उधर हाथ ऐसे मारेंगे वो लोग कोई भी चीज़ पर, ताकि हमको पता चले कि उन्हें कुछ चाहिए. बट सून दे विल बिगिन टू कंट्रोल ओवर सम ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट्स. मगर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तब वो कंट्रोल करना सीखेंगे इन चीज़ों पे और अपने आप पर डेवलपमेंट करेंगे अपने आप में, और ये सारी चीज़ें बंद करेंगे धीरे धीरे. फॉर एग्ज़ाम्पल दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज़. अभी आपने किसी नॉर्मल से बच्चे को देखा होगा जो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होगा. अगर वो एकदम छोटे बच्चे के जैसे करेगा तो वो सही नहीं लगेगा, है ना. इसका मतलब हुआ कि आपने देखा होगा सीनियर या जूनियर केजी के जितने बच्चे होंगे वो एकदम छोटे बच्चों से थोड़े डिफरेंट हैं, और फिर जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे वो सीनियर जूनियर के बच्चों से थोड़े डिफरेंट है ना. तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, ताकि दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज़. कोई भी उन्हें बुलाएगा तो वो ये सीखना शुरू करते हैं. कोई उन्हें बुला रहा है तो वो पीछे मुड़ेंगे या उसकी तरफ मुड़ेंगे और वो चूज़ करेंगे, वो देखेंगे कि किसने बुलाया. इफ़ दे रिकग्नाइज समवन दे स्माइल. अगर वो किसी को उन्होंने पहचाना तो वो स्माइल करते हैं. दे लर्न टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स एंड देन टू टेक देम टुवर्ड्स देयर माउथ. ओके, वो ग्रिप रखना शुरू करते हैं. वो सीखते हैं हाथ पर कोई भी चीज़ को पकड़ना, कोई भी चीज़ को पकड़ना सीखते हैं और वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने हाथ में थामने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं. कोई भी चीज़ उठाएंगे वो, तो आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को कोई भी खिलौना उठाएंगे और वो अपने मुंह में डालना शुरू करेंगे. As they learn to control and coordinate their movements on their own, they begin to do several other tasks. For example, picking up things, holding a spoon and hitting it on a plate to make a noise. उसके बाद वो धीरे धीरे कोऑर्डिनेट अपने मूवमेंट्स पर काबू रखना, कंट्रोल रखना शुरू करते हैं, और वो दूसरी चीज़ें भी करना शुरू करते हैं, जैसे कि चीज़ों को उठाना, कोई भी चीज़ को उठाना, और फिर स्पून किसी भी चम्मच को उठाकर रखना अपने हाथ में, होल्ड करना, और फिर उसे किसी प्लेट पे हिट करना, आवाज़ करना, उसमें से आवाज़ निकालने के लिए. छोटे बच्चों को ऐसे खेलना अच्छा लगता है. किसी भी चीज़ पर उनको आवाज़ वाले खिलौने अच्छे लगते हैं, तो वो उनसे धीरे धीरे वो सीखते हैं दूसरी चीज़ें करना भी. अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट्स टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज़ कॉल्ड लर्निंग अ स्किल. अपने मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखना, काबू रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको ब्रैकेट कर लो अपने टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ कॉल्ड लर्निंग अ स्किल. ये आएगा आपको लिख के क्वेश्चन में, और आपको पूरा ये फिर लिखना है. अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट टू लर्न टू डू समथिंग. किसी भी चीज़ पर या अपने मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखना, काबू रखना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कोई नई चीज़ को सीखने के लिए. वही एक बच्चे के साथ भी होता है. जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे न्यू चीज़ें सीखता है, तो उसको कंट्रोल रखना होता है, और वो रखता है धीरे धीरे उम्र के अनुसार. ओके, तो इसे कहते हैं लर्निंग अ स्किल. ये आप अच्छी तरह से पेन या पेंसिल से ब्रैकेट करके रख लो. कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए कंट्रोल रखना पड़ता है अपने मूवमेंट्स पे. उसे कहते हैं अपनी
मूवमेंट्स पे कंट्रोल रखना होता है, उसे कहते हैं लर्निंग अ स्किल। ओके, एक सेकेंड, सॉरी। व्हाट डज एवरीवन फील व्हेन अ बेबी सेज हर फर्स्ट वर्ड और टेक्स अ स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डू दे डू? जब छोटा बच्चा पहला शब्द बोलता है, पहला वर्ड बोलता है अपने मुंह से, तो क्या सब लोग जो आजू बाजू के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? और या तो कोई एक स्टेप उठाता है, आगे बढ़ता है थोड़ा, हाथ से या पैर से स्टेप चलना सीखता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके घर के लोग क्या करते हैं? एज अ बेबी लर्न्स वेरियस स्किल्स द बेबी एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। जैसे ही कोई नया बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखता है, नई नई स्किल्स सीखता है, कला सीखता है, तो जो बच्चा है और वो उसके घर के सारे लोग खुश हो जाते हैं। दे प्रेज द बेबी, वो उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं और बढ़ावा देते हैं। द बेबी डज द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, फिर वो वही चीज़ों को लगातार दोबारा दोहराता रहता है, सेम कंटिन्यू करता है, रिपीट करता है। दस शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दो स्किल्स एंड हर स्ट्रेंथ ऑल्सो बिल्ड्स अप। इससे उसका प्रैक्टिस होता है उन कलाओं में, उन चीज़ों में, उन स्किल्स में, और उसकी ताकत भी बढ़ती है। स्लोली she begins to do the newly learned tasks more easily and without making mistakes. That is, her efficiency increases. धीरे धीरे वो नई नई चीज़ें सीखता है या सीखती है और वो आसानी से करने लगती है, बिना किसी गलती किए, बिना कोई गलती किए, और वहीं से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, एवरी डे वी कीप लर्निंग, हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। दैट मेक्स इट ईजियर टू लर्न न्यू स्किल्स, वही न्यू चीज़ों को, नई नई कलाओं को सीखने के लिए वो हमें आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वंस द चाइल्ड इज़ एबल टू होल्ड समथिंग, शी कैन लर्न टू थ्रो बॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को होल्ड करता है, उठाता है, पकड़ के रखता है, तो उससे वो क्या सीख सकती है? कोई बॉल को थ्रो करना सीख सकती है, फेंकना सीख सकती है बॉल को। ओके, आफ्टर लर्निंग टू वॉक, द चाइल्ड लर्न्स टू डू मोर डिफिकल्ट थिंग्स लाइक रनिंग, hopping on one leg or catching a ball. These new tasks also include activities that अगर कोई बच्चा चलना सीख जाता है, तो वो और भी मुश्किल चीज़ें उसको करनी होती है, जैसे कि दौड़ना, भागना, और एक हॉपिंग ऑन वन लेग और लंगड़ी करना, और एक बॉल को कैच करना, पकड़ना, आते हुए बॉल को हाथ में पकड़ना। और यही नई नई चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करती है, आर अ पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन, सच एज eating with one's own hands, washing one's own face, having a bath, dressing out oneself, etc. यही एक्टिविटीज़ एक पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है उनके डेली रूटीन का, डेली लाइफ का, जैसे कि अपने हाथों से ही खाना खाना, और अपना फेस वॉश करना, मुंह धोना, और खुद नहाना, और खुद ही कपड़े पहनना, और अपने आप को तैयार करना, ये एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। डेवलपमेंट, एज वी ग्रो अवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस, जैसे ही हम बढ़ते हैं उम्र के अनुसार, एज के अनुसार, तो हमारा हाइट और वेट भी बढ़ता है। विथ एज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, एज के साथ, उम्र के साथ हमारी जो ताकत है वो भी बढ़ती है। एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, वो चलते चलते
हम न्यू चीज़ें भी सीखते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक्स प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। और ऐसे चलते ही ग्रोथ चलते चलते हम नई कला सीखते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलप हुआ, ओके, बदला है हम बदल गए। चेंजेस, बदलाव, यस, ओके। चलिए, ओके, कौन सा अभी टॉपिक होगा? आई थिंक न्यू टॉपिक दीज एनिमल्स था यहाँ। ये हो गया ना? हाँ, ओके, चलिए इसे भी कर देते हैं। दीज एनिमल्स लर्न फ्रॉम देयर मदर द स्किल्स ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड, प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सन एंड रेन एंड फ्रॉम देयर एनिमीज। आफ्टर दैट दे बिगिन टू लिव इंडिपेंडेंटली। और हाँ, जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपनी माँ से सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, अलग अलग टेक्निक्स सीखते हैं कि अब खाना कैसे खोजें, खाना कैसे हम खुद ला सकते हैं, और अपने आप को सूरज की गर्मी से और बारिश से कैसे बचाएं, और अपने दुश्मनों से कैसे बचाएं, वो उनकी माँ उनको सिखाती है। और उसके बाद वो खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, खुद से जी सकते हैं, ओके। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ। लेकिन एनिमल्स कुछ ही कला अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। इन कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स गो ऑन लर्निंग मैनी मोर थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर एनिमल्स कम स्किल्स ही सीख सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान है, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी पूरे ज़िंदगी में, लाइफ में, ओके। बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन एट प्ले। नाउ कंपेयर, थिंक अबाउट इट। या ये भी है, चलिए। Some of the early skills like walking and running come with age without having to be taught. However, we have to be taught many of the skills we learn later. कुछ अर्ली स्किल्स जो सबसे पहले सिखानी होती है कला, वो है चलना और दौड़ना। एज के साथ साथ वो बढ़नी चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए, और उसे बिना सिखाए वो एज के साथ साथ डेवलप होनी चाहिए वो कला, ओके। हाउएवर वी हैव टू बी टॉट मैनी ऑफ द स्किल्स वी लर्न लेटर। लेकिन हमको सीखना होता है कुछ कला, लेकिन वो हम बाद में सीखते हैं। वी लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स। हम बहुत सारी कला हम अपने पेरेंट्स अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, और टीचर्स से सीखते हैं, और बाकी अडल्ट्स और दूसरे लोगों से भी हम कभी कभी सीखते हैं, है ना। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्स वी लर्न, द लेस इज अवर इंडिपेंडेंस ऑन अदर्स। जितनी ज़्यादा कलाएं हमको आती है, स्किल्स आती हैं, टैलेंट है हम में जितना ज़्यादा, उतना हम उन्हें सीखेंगे, उतना हम दूसरों पर निर्भर रह पाएंगे, डिपेंडेंट। हमको दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जितनी ज़्यादा चीज़ें हमको आएंगी। इवन सो इट इज़ नॉट एज इफ़ वी डू एवरी वन ऑफ आवर टास्क आवर सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल पीपल स्टिच देयर ओन क्लोथ्स। फिर भी इट इज़ नॉट एज इफ़ वी डू एवरी वन ऑफ आवर टास्क। फिर भी हम अपने सारे काम नहीं कर सकते। जैसे कि नहीं करते हैं
हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपने हाथ से ही कपड़ों को बुनते हैं, सीते हैं, और नॉर डज़ एवरीवन ग्रो देयर ओन फूड, और ना ही सारे लोग अपने गार्डन में ही खुद खाना उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। बट वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग अवर पर्सनल टास्क अवर सेल्व्स। लेकिन हमें इतनी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने खुद के काम तो खुद कर सकें, खुद करें, अब खुद ही करें। ओके, हेरिडिटी। हाउ टॉल डज वन ग्रो? कितना लंबा कोई हो सकता है? यू नो दैट अवर हाइट विल ग्रोज टिल वी आर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी जो हाइट है, हमारी जो लंबाई है वो 18 साल तक ही होगी। थिंक ऑफ पीपल you know who are 18 or older. Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? Think of people you know who are 18 or older. ऐसे लोगों को सोचो जो 18 साल के हैं या फिर उनसे बड़े हैं, और उनमें से कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे या फिर बहुत छोटे होंगे अपने पेरेंट्स की हाइट से भी। Our looks, our build and other physical characteristics are like those of our parents. हमारा जो लुक है, हम जिस तरह दिखते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर है, हम जिस तरह हैं, और दूसरी चीज़ें भी, दूसरी आदतें भी, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा की तरह होती हैं। People of one family show similarities in many ways. एक परिवार में जो लोग हैं वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, उनमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग तरीक़ों में। some of our features or traits are like those of our grandparents or our parents' siblings. या उनमें से हाँ, people of one family, एक परिवार के लोग दूसरे वो सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं दूसरे तरीक़ों में भी। सेम सिमिलैरिटी यानी कि सेम, जैसे कि हमारी आँखें, हमारी फीचर्स, आँखें, नाक, मुंह, तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी या फिर हमारे मम्मी पापा के भाई या बहन जैसे भी कभी कभी दिखते हैं हम लोग, है ना। तो एक परिवार में से दूसरे परिवार मतलब पेरेंट्स के कज़न्स के जैसे भी हम दिखते हैं कभी कभी, कोई। ओके, दैट इज़ वाई समटाइम्स पीपल हु नो देम रिकॉग्नाइज अस इवन इफ they have never met in us be one even if they have never met us before. That is why sometimes, इसलिए कभी कभी people who know them, लोग जो उन्हें जानते हैं, लोग जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी या हमारे मम्मी या पापा के भाई बहनों को जानते हैं, वो उनको देख के जो उनको पहचानते हैं तो वो हमको बोलेंगे कि तुम तो उसकी तरह दिखते हो, और जबकि वो हमसे मिले भी नहीं होंगे वो लोग जो हमें ऐसा बोल रहे हैं। ओके, इसका ये मतलब हुआ, मैं वापस से बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए कभी कभी जो लोग हम जिस तरह दिखते हैं, कभी कभी दादा दादी या मम्मी पापा के भाई बहनों की तरह दिखते हैं, है ना। तो जो लोग हमारे दादा दादी या मम्मी पापा के भाई बहनों को जानते होंगे, तो वो जब हमको देखेंगे या हमसे कभी मिलेंगे तो हमको पहचान जाएंगे कि तुम तो उसकी तरह दिखते हो, जबकि वो लोग हमसे कभी मिले ही नहीं होंगे, तब भी हमको पहचान जाएंगे कि तुम उसकी तरह दिखते हो। ओके, being born with certain features or traits in common with members of a family is heredity. These are our inherited traits. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटी क्या होती है? बीइंग से लेके हेरिडिटी,
तक आप ब्रैकेट कर लीजिए। बीइंग बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे आँख, नाक या फेस हमारे मम्मी पापा की तरह दिखता है, तो या मम्मी पापा या दादा दादी या मासी, चाचा चाची किसी की तरह भी दिखता है, तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। फैमिली में जो दूसरा बच्चा भी है वो उनकी तरह दिखता है, तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। इसको आप ब्रैकेट मार दीजिए टेक्स्ट बुक में ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा व्हाट इज़ हेरिडिटी, अगर क्वेश्चन आया आपको। However, even though many of our traits are like those of our family members, no one has any control over which traits we will inherit and which we will not. एक सेकेंड, रीड एंड रिफ्लेक्ट, ये क्या है? आई थिंक ये एक्स्ट्रा है, तो हमें शायद ये नहीं करना चाहिए। नहीं, कर लेते हैं। चलिए इसको भी ले लेते हैं। रीड एंड रिफ्लेक्ट। एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड वर्कड हार्ड टू एक्सपांड हिज बिजनेस। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो फैक्ट्री चलाता है उसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं। उसने बहुत मेहनत की है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ही हैड 3 असिस्टेंट, उसके पास 3 असिस्टेंट थे। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिसाइड whom to make the head of his factory after he retired. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रोजेक्ट किया ताकि वो डिसाइड कर सके, वो एक डिसीजन ले सके कि जब वो रिटायर हो जाएगा तब वो अपने 3 असिस्टेंट्स में से किसको फैक्ट्री का मालिक बनाएगा। He gave 5 lakh rupees to each of them and told them to do whatever they thought best with the money. उसने सोचा कि 5 लाख रुपए वो तीनों को दे देता है और फिर उनको बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, जो तुम्हें बेस्ट लगता है, जो तुम्हें सबसे सही लगता है इन पैसों के साथ वो करो। After a year, he called them and asked them to report how they had used the money. 1 साल के बाद उसने उन तीनों को बुलाया और बोला कि तुमने क्या इन्वेस्ट किया है, किस में इन्वेस्ट किया है, बताओ। फर्स्ट असिस्टेंट, पहले असिस्टेंट ने क्या बोला? आई हैव केप्ट द मनी सेफ। उसने बोला कि मैंने जो पैसे हैं वो सुरक्षित रखे हैं, सेफ रखे हैं। इट कैन नॉट फॉल इनटू एनीवन्स हैंड्स। वो किसी के भी हाथों में नहीं जाएगा। आई कैन ब्रिंग इट बैक टू यू वेन एवर यू से। मैं आपको वो ला कर दूंगा जब भी आपको चाहिए। सेकेंड असिस्टेंट, दिस ईयर आई डबल्ड द अमाउंट ऑफ दिस ईयरली बोनस वी गेव अवर वर्कर्स। इस साल मैंने उन पैसों का जो आपने मुझे दिए थे 5 लाख रुपए, उनका डबल कर दिया ईयरली बोनस के साथ, जो कि आप हमारे मज़दूरों को, वर्कर्स को देते हो। आई ऑल्सो गेव देम ऑल अ फीस्ट। मैंने उन्हें एक ट्रीट, एक फीस्ट भी दी, एक खाना पीना भी उन्हें खिलाया। ऑल द वर्कर्स वर वेरी हैप्पी। आई थिंक आई यूज द मनी रियली वेल। और सारे जो वर्कर्स थे, जो मज़दूर थे, वो बहुत खुश थे और मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया है और पैसों को अच्छी तरह से अच्छा यूज़ किया है। थर्ड असिस्टेंट, विथ पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आई बॉट अ बेटर मशीन। ओके, थर्ड असिस्टेंट क्या बोलता है कि जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने उससे एक बेहतर मशीन खरीदी है। सो आवर प्रोडक्शन इज़ ग्रू 5-fold, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है और भी बढ़े। आवर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो ऑफ बेटर क्वालिटी एंड द डिमांड फॉर इट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड है, जो लोगों को पसंद आता है, वो बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है और वो बढ़ा भी है ग्रोथ। We made a profit of 25 lakhs in just about 8 months, so I used 10 lakhs to build a canteen that the workers needed. उसमें मैंने 25 लाख रुपए
कमाए, प्रॉफिट किए और उससे मैंने 10 लाख रुपए जो थे वो मैंने कैंटीन बनवाई जिससे मज़दूरों को खाना मिल पाए. I have put 5 lakhs in the workers welfare fund and I think I shall use the remaining 10 lakhs to buy one more machine. Okay. मैंने जो 5 लाख रुपए थे वो वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड यानी कि मज़दूरों के लिए वो पैसे लगाए रखे हैं और बाकी के जो 10 लाख हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे एक और मशीन ख़रीद लूँ, ऐसा वो कह रहे हैं. You can easily guess who the industrialists choose as his successor. What is the moral of this story? अभी आप ये बताएंगे कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ये आपका होमवर्क है. आप इसका ये मतलब हुआ कि आप ये इजीली गेस कर सकते हो कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन सा असिस्टेंट है जो कामयाबी पाएगा, सफल होगा. आप मुझे बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में, बताना, बिल्कुल बताना. फॉर बेटर पर्सनल डेवलपमेंट वी इनहेरिट द एबिलिटी टू लर्न मैनी स्किल्स. अच्छे डेवलपमेंट के लिए हम और भी स्किल्स को सीखते हैं. द ग्रोइंग एज इज़ द टाइम टू रिकोगनाइज दीज एबिलिटीज़ एंड टू डेवलप अवर स्किल्स. जो ग्रोइंग एज है, जो बढ़ती उम्र है, वही एक अच्छा समय है अपने आप को पहचानने का कि मैं क्या कर सकता हूँ और अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ. डेवलपिंग आवर स्किल्स हेल्प्स अस टू लिव एन इंडिपेंडेंट, यूज़फुल एंड इनरिचिंग लाइफ. हमारे स्किल्स को, कलाओं को डेवलप करना, बदलाव लाना, वही हमें एक अच्छा अपने आप पर जीने वाला बनाएगा ताकि हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रहें और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. अ गुड डाइट, यू नो दैट फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ. ये तुम जानते हो कि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए. हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अ ग्रोइंग चाइल्ड डज नॉट गेट द वेरियस फूड कंस्टिट्यूएंट्स इन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस. मगर कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे बढ़ते बच्चे को अच्छा कंस्टिट्यूएंट्स, फूड के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं सही मात्रा में. दिस लीड्स टू मलन्यूट्रिशन. ये मलन्यूट्रिशन हो जाता है, इससे अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दैट चाइल्ड. फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन डज नॉट ग्रो एज टॉल एज दे वुड हैव बीन. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान वो एक अच्छी तरह से नहीं लंबा हुआ क्योंकि जितना उसे लंबा होना था. इवन इफ़ सच अ पर्सन गेट्स अ गुड डाइट लेटर ऑन, उससे अच्छी डाइट मिली उसके बाद भी इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. वो किसी भी काम का नहीं है हमारी बॉडी की ग्रोथ का. अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और भी चीज़ें जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. अलॉन्ग विद न्यूट्रिशियस फूड, एडिक्वेट एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. न्यूट्रिशियस खाने के साथ साथ, अच्छा खाने के साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, कसरत भी होनी चाहिए शरीर में, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट्स ग्रोथ एडवर्सली. एक्सरसाइज कम होने से भी ग्रोथ कम होती है. One must also be careful to study well, avoid addictions and their ill effects, develop hobbies, take parts in sports and हमें स्टडी अच्छी करनी चाहिए और एडिक्शंस, किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, और हमारा सेहत का भी ध्यान होना चाहिए, हेल्थ का भी ध्यान होना चाहिए, और हॉबीज़ होनी चाहिए, अच्छी हॉबीज़, और स्पोर्ट्स में हमें पार्ट लेना चाहिए और नई नई कला सीखनी चाहिए. इफ़ वी टेक केयर टू डू ऑल दिस इट लीड्स टू गुड डेवलपमेंट. अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी. वेदर बॉय और गर्ल, ईच पर्सन हैज़ एवरी राइट टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस एंड इनरिच देयर ओन लाइफ. लड़का हो या लड़की, हर एक को अधिकार है, हर एक को राइट है, हक है, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिलने का, एक चांस मिलने का, अपने लाइफ का, अपने बॉडी का प्रोग्रेस करने की, अपने लाइफ को अच्छा बनाने की. ईच वन हैज़ अ यूनिक पर्सनालिटी. हर एक को अपनी अलग पर्सनालिटी होती है.
In your class, there must be some children who are good in studies while others are good at games and sports. Some sing well and some like to act in plays. तुम्हारे आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो गाना अच्छा गाते होंगे, और किनको ड्रामास करना अच्छा लगता होगा, नाटक करना अच्छा लगता होगा, नाटक में भाग लेना अच्छा लगता होगा. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. हर एक इंसान अलग है हर एक से. our physical and mental makeup is not the same as that of anyone else. Our personality develops through our interest and efforts, what we like to do and what we practice every day. हम अगर फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से कोशिश करेंगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट के साथ, तो हमारी बॉडी अच्छी ग्रोथ होती है. और जो हमको करना अच्छा लगता है, जो खेल खेलना अच्छा लगता है, जो हमको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, वो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा उस स्पोर्ट को खेलने से. ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स वी ऑल्सो लर्न टू टेल वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड. जब हम बढ़ते हैं तब हमें ये भी बताया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है. Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts into practice. हमारी पर्सनालिटी, हमारा शरीर तब अच्छा बनेगा, तब अच्छी तरह से ग्रो करेगा जब हम अपने दिमाग में अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स डालेंगे और अच्छे स्पोर्ट्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ का, तो अच्छी तरह से हमारी ग्रोथ होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ऑलवेज रिमेंबर भी पढ़ लेते हैं. वी डू नॉट लर्न गुड वैल्यूज़ ओनली टू राइट अबाउट देम इन एग्ज़ाम्स, दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन अवर बिहेवियर. हम इसलिए गुड वैल्यूज़, अच्छी चीज़ों को हम अपनी पढ़ाई में याद नहीं करते हैं कि हमको एग्ज़ाम में लिखना है, इसका आंसर देना है, बल्कि हमको इसलिए करना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में भी आए और हमारे नेचर में भी, हमारे स्वभाव में भी आए, बिहेवियर में भी आए. ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑलवेज रिमेंबर. तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में लानी चाहिए. इसको आप अच्छी तरह से रीड कीजिए और समझिए. ओके, अच्छी चीज़ों को हमें पढ़ाई में, सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, अपने लाइफ में भी लानी चाहिए. What we have learned, क्या पढ़ा है ये देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच अडल्टहुड. जब हम हाइट और वेट में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हमारे एकदम छोटे बचपन से, बर्थ से, जब हम पैदा होते हैं तब से, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक. सेकेंड पॉइंट, अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इटसेल्फ. एक छोटा बच्चा, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, जो नया जन्मा बच्चा है, वो अपने खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको किसी की ज़रूरत होती है. थर्ड पॉइंट, वी लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम अवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स. थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि हम बहुत सारी कलाएं हम अपने माता पिता और टीचर्स और बहुत लोगों से सीखते हैं, अलग अलग कलाएं सीखते हैं. थर्ड पॉइंट हो गई. नाउ फोर्थ पॉइंट, we see similarities in people of some family, even so every person is unique. हम सेम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं अपने में, अपने आप से हम देखते हैं, अपने फैमिली में किसी से हम मिलते जुलते दिखते हैं, फिर जबकि बल्कि वो अलग दिखता है, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें उस इंसान के जैसे हमारे अंदर होती हैं. आईज़ हो, नोज़ हो, माउथ हो, वो होता है. इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. ये याद रखिएगा. ओके, मैंने आपको डिटेल में बताया था. अगर आपको वो चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि पेरेंट्स के जैसे हम, हेरिडिटी मतलब हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं,
फीचर्स हमारे वैसे ही होते हैं। ओके, आइज़ जब, बल्कि वो पेरेंट्स के साथ साथ हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या अपने मम्मी पापा के भाई बहन के जैसे भी कुछ कुछ चीज़ें हम में होती है। तो ये है हेरिडिटी। नाउ 5th पॉइंट, द मोर द स्किल्स वी लर्न द लेस वी डिपेंड ऑन अदर्स। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए कि जितनी ज़्यादा कला हम सीखेंगे, याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा कलाएं हम सीखेंगे उतना ही हम कम डिपेंड करेंगे, उतने ही हम कम लोगों पर डिपेंड होंगे। हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम टैलेंटेड होंगे। 6th पॉइंट, वी कैन लिव एन इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड इनरिच्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। कलाओं के मदद से जो हम सीखते हैं, स्पोर्ट्स हो या और कोई भी चीज़ हो, उससे अगर वो हम में है, टैलेंट है हम में, तो हम अपने आप पर निर्भर रह सकते हैं, अपने आप पर डिपेंड रह सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी कलाओं के हेल्प से, स्किल्स के हेल्प से। ओके, सो स्टूडेंट्स, यही था मेरा आज का लेक्चर वीडियो। कैसा लगा मेरे एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 23, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, मैंने जो आपको बीच में इधर यहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी उसका मॉरल बोला है, आप बताइएगा ज़रूर। ये आपका होमवर्क है। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, एंड आई बिलीव दैट मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। सो ऑल द बेस्ट। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, आई नीड योर हेल्प। ओके, सो टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय।